हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में यह हमारा 27th लेक्चर है जहां पे मैं ईपीआर के बारे में डिस्कस करूंगा। ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसको है ना यूपीएससी मेंस में बहुत बार पूछा गया है, तो वही आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रिलीज किया है किसके रिलेटेड, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, ऑलरेडी इसका मेंशन किया गया है पीडब्ल्यूएमआर रूल्स 2016 में। अब गवर्नमेंट क्या रिलीज की है, फिर गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है वो ड्राफ्ट है जो प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। अभी तक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क नहीं था ईपीआर को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये ड्राफ्ट के रिलीज किए करे जाने बाद ये आपको यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में जानते हैं ये किस तरह का ड्राफ्ट है। ईपीआर एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप बढ़ावा दे सकेंगे रीयूज को, रिसाइकिल को और इको फ्रेंडली वेस्ट वे में आप किस तरह से डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करोगे। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, लेट अस से एक कुरकुरे का पैकेट है। अब ये कुरकुरे का पैकेट जो जनरेट कर रहा है ये उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि ये जो जनरेट क्या हुआ ये प्लास्टिक वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसा करें, कि किस तरह से आप रीयूज करें, किस तरह से रिसाइकिल कर सकेंगे इसको और किस तरह से इको फ्रेंडली वे में इसको डिस्पोज करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये फ्रेमवर्क क्या है वो हम देखते हैं। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है 3 डिफरेंट मॉडल्स। पहला मॉडल है प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, दूसरा है प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फी बेस्ड मैकेनिज्म। एक एक को लेते हैं और समझते हैं क्या है ये मॉडल। देखिए, प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल में ये होगा कि कंपनी ओनर या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जितना भी प्लास्टिक जनरेट करते हैं, इसमें यह नहीं होगा कि जो प्लास्टिक आपने स्पेसिफिक ये जनरेट किया है तो यही उसको रिसाइकिल करें या रिकवर करें, ये नहीं होगा। इसमें यहाँ पे इनको छूट ये दी जाती है, आपके ब्रांड के बदले कोई भी दूसरा ब्रांड उठा लेना, कोई भी प्लास्टिक उठा लेना, वही इक्विवेलेंट अमाउंट में, जो इक्विवेलेंट अमाउंट में आपने प्लास्टिक को जनरेट किया है उतने ही अमाउंट में प्लास्टिक को रिकवर करना और रिसाइकिल कर देना तो चलेगा, ठीक है, मान लेंगे हम। दूसरा, प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें होगा ये बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगी जितना भी वेस्ट ये प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जनरेट करेंगे। और म्युनिसिपल बॉडीज भी यहाँ पे अपने आप को पीआरओ जैसा रजिस्टर कर सकती है। पीआरओ का काम क्या होगा, वही होगा वेस्ट कलेक्ट करना। और देखिए, जब म्युनिसिपल बॉडीज आते हैं और प्राइवेट एंटिटीज आते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी की जरूरत पड़ती है। वो कमेटी यहाँ पे है नेशनल पीआरओ एडवाइजरी कमेटी, जो गवर्न करेगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कंट्री में। तीसरा है फी बेस्ड मैकेनिज्म। यहाँ पे ये होगा जितने भी प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर होंगे ये एक फंड में अपना पैसा जमा कराएंगे, ईपीआर कॉर्पस फंड, और ये फंड सेंट्रल लेवल पे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक सिंगल नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट होगी और जो भी स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो गए, मैन्युफैक्चरर और वेंडर्स और रिटेलर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे एनलिस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इंप्रूव करना है मॉनिटरिंग। वो पॉसिबल कैसा होगा, जब स्टेक होल्डर यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, एनलिस्ट किए जाएंगे, तभी हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो जनरेट किए थे प्लास्टिक उसका मैनेजमेंट किस तरह से हुआ, क्या आप किसी पीआरओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए या आपके बिहाफ में कौन काम कर रहा। तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। और ये सारी चीजों को मॉनिटर कौन करेगा, ये सारी चीजों को मॉनिटर करने वाली बोर्ड होगी सीपीसीडब्ल्यू, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए, 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आए थे गवर्नमेंट ने और इसको अमेंड भी किया गया 2018 में। अब ये रूल्स क्या है वो जान लेते हैं। पहला है डिफाइंस मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स दैट इज 50 माइक्रोन्स। ये 50 माइक्रोन्स ये बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक की थिकनेस है।
सोचा ये गया था अगर ये 50 माइक्रोन तक रखा गया तो दुकानदार शॉपकीपर जो है वो प्लास्टिक बैग्स खरीदने के लिए पैसे कस्टमर से वसूलेंगे और इस तरह से कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ेगा और कस्टमर खुद ही प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करने से रुक जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके प्लास्टिक बैग्स का यूज कम हो जाएगा। सेकेंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज। ये लोकल बॉडीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने में रूरल एरियाज में, क्योंकि देखिए अब ज्यादातर प्लास्टिक का यूज रूरल एरियाज में भी किया जाता है। तीसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ब्रांड ओनर या प्रोड्यूसर के ऊपर जिम्मेदारी ये दी जाएगी कि जितना भी आप जनरेट कर रहे हो प्लास्टिक उसको रिकलेक्ट करना और रिसाइकल भी करना। तो यही तो है ना, प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है। चौथा है प्रोड्यूसर्स आर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर वेंडर्स टू हुम दे हैव सप्लाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोड्यूसर्स को रिकॉर्ड ये रखना होगा कि कौन से वेंडर्स को अब आपने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है और कहाँ से रॉ मटेरियल लिया है आपने, सो दैट ये चेन मालूम हो गई तो हम मालूम कर सकते हैं कि ये अपने काम से कौन भाग रहा है, या वेंडर या रिटेलर या प्रोड्यूसर, ये ट्रैक करेगा हर रिकॉर्ड। पांचवा रूल है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर। जो भी इंस्टीट्यूशन से जो वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करते हुए, तो इनको ये बताया जाएगा कि देखिए भाई आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वेस्ट को किस तरह से सेग्रीगेट करना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहाँ डालना है। इवन देखिए होम में भी, घरों पे भी म्युनिसिपल बॉडीज जो है वो ला कर दिए थे इस तरह के डस्टबिन्स अलग अलग कलर में। इसका मतलब यही है कि देखिए जो येलो कलर या ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको उसमें पेपर्स डालना है, जो ग्रीन कलर का है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डालना है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होगा। प्लास्टिक रखना है इस तरह के कलर में और ई वेस्ट रखना है ब्लू कलर में। तो इस तरह से आप सेग्रीगेट करके एक अथॉरिटी को जो वेस्ट डिस्पोज करेगी, इन ऑथराइज्ड बंदों को ये आप वेस्ट दे सकते हो सो दैट उनका काम आसान हो सके। इसके बाद में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंड रिटेलर्स। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स और रिटेलर्स को ये बताया गया कि देखिए अगर आप कैरी बैग्स इस तरह से यूज करोगे जो डिफाइन माइक्रोन्स में नहीं होंगे तब आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छूट ये दी गई थी कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करोगे लोकल बॉडीज के साथ तब आपको मिनिमम फी पे करना होगा और जब आप प्लास्टिक कैरी बैग्स यूज कर सकते हो, लेकिन फिर अगेन वो 50 माइक्रोन्स ही होंगे। सोचा ये गया था ये फी उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगी और ये लोग खुद ही अपने से प्लास्टिक बैग्स को कस्टमर को देने से मना कर देंगे। इसके बाद में ये है कि ये रूल्स में देखिए जो भी प्लास्टिक मिल रहा है रिसाइकिल होने के बाद वो प्लास्टिक को आप रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे या एनर्जी रिकवरी के लिए यूज करोगे। और इसके बाद में नेक्स्ट रूल जो है वो बताता है कि प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर को और ओनर को अपने आप को रजिस्टर करना होगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ। और लास्ट है फेजिंग आउट ऑफ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। यहाँ पे क्या होगा, वो प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं होगा, जो एनर्जी रिकवरेबल नहीं होगा और जिसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं होगा, उसको क्या करेंगे हम, उसको मार्केट से ही निकाल देंगे, फेज आउट कर देंगे। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो कि काम में ही नहीं आएगा वो यूज में ही नहीं लेंगे हम। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा मेंस में इसके बारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। थैंक यू।